हेलो बच्चों, आज की वीडियो हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब। तो बच्चों, हम गोलीय दर्पण से परिचित हो चुके हैं और प्रतिबिंब से परिचित हो चुके हैं। अब हम जानेंगे कि गोलीय दर्पण में किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है। तो बच्चों, गोलीय दर्पण में किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है, इसको जानने से पहले हम चार नियम को जानेंगे जिसके द्वारा हम गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का निर्धारण कर पाएंगे। अगर बच्चों हम यह चार नियम नहीं जानेंगे तो गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब को ना ही हम बना सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम यह चार नियम को जानते हैं। तो क्या है चार नियम? जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, जब गोलीय दर्पण में प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, तब यह परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी। दूसरा है, गोलीय दर्पण में जब प्रकाश की किरण फोकस की दिशा में आपतित हो तो यह परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी। तीसरा है, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र के दिशा में आपतित हो तो यह परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी। और चौथा है, जब प्रकाश की किरण ध्रुव की दिशा में आपतित हो तो यह परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी। तो बारी बारी से हम किरण आरेख के द्वारा हम सीखते हैं प्रकाश के नियम। बच्चों, पहला है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो। तो जब हम प्रकाश की किरण को अवतल दर्पण या किसी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर गुजारते हैं तो यह दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाती है। तो हम याद रखेंगे, जब भी प्रकाश की किरण को गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे तो यह परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा है, जब प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती है, जब प्रकाश की किरण फोकस की दिशा में आपतित होती है तो यह परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी। तो बच्चों, जब प्रकाश की किरण को हम फोकस की दिशा में आपतित कराते हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो दर्पण से परावर्तन के बाद यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा है, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित हो। तो बच्चों, यह वक्रता केंद्र है। जब प्रकाश की किरण को हम वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित कराते हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद यह वक्रता केंद्र की दिशा में ही वापस लौट जाती है। तो तीन नियम पढ़े। अब चौथा है, जब प्रकाश की किरण को ध्रुव के दिशा में आपतित कराते हैं। तो बच्चों, जब प्रकाश की किरण को गोलीय दर्पण में ध्रुव के दिशा में आपतित कराते हैं तो प्रकाश के नियम का, परावर्तन के नियम का पालन करते हुए उतना ही डिग्री का कोण बनाकर यह परावर्तित हो जाती है। इस प्रकार हमने चारों नियमों को देखा। सबसे पहला नियम था, जब प्रकाश की किरण को गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर गुजारते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराते हैं तो यह परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। दूसरा हमने देखा, जब प्रकाश की किरण को फोकस की दिशा में आपतित कराते हैं तो यह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। तीसरा नियम हमने देखा, जब प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित कराते हैं तो यह परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र की दिशा में ही वापस लौट जाती है। और चौथा नियम हमने देखा, जब प्रकाश की किरण को ध्रुव के दिशा में आपतित कराते हैं तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से उतना ही डिग्री का कोण बनाकर यह परावर्तित हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब, जिसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब। बच्चों, यह टॉपिक लिया गया है प्रकाश का परावर्तन से। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब। बच्चों, यह टॉपिक प्रकाश का परावर्तन से लिया गया है। बच्चों, हम गोलीय दर्पण और प्रतिबिंब से परिचित हो चुके हैं। इसमें हम जानेंगे कि गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब। बच्चों, हम जानते हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। बच्चों, हम बारी बारी से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंबों का निर्धारण किरण आरेख के द्वारा समझते हैं। चलिए।
तो बच्चों अवतल दर्पण में मुख्य रूप से 6 प्रकार से प्रतिबिंबों का निर्धारण होता है। पहला, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। दूसरा, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। तीसरा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। चौथा, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। पांचवा, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। छठा, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। बच्चों जब वस्तु अनंत, देखो ये एरिया होता है वह होता है अनंत। ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में ये ध्रुव, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र है और इस एरिया से बाहर का क्षेत्र अनंत कहलाता है। जब वस्तु इस एरिया से बाहर हो तब हम वस्तु को अनंत पर समझते हैं। जब वस्तु यहाँ पर स्थित हो यानी C पर स्थित हो तब हम कहेंगे वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है। जब वस्तु यहाँ पर स्थित हो तब हम कहेंगे वस्तु फोकस पर स्थित है। तो इस प्रकार अनंत, वक्रता केंद्र और फोकस पर वस्तु के बारे में हमने जाना। अब देखेंगे जब वस्तु यहाँ पर स्थित हो तब क्या कहेंगे, यहाँ पर जब वस्तु स्थित हो तब हम कहेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। जब वस्तु यहाँ पर स्थित हो तब हम कहेंगे वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है या फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। जब वस्तु यहाँ पर स्थित हो तब हम कहेंगे वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित है। इस प्रकार अवतल दर्पण में 6 स्थिति के द्वारा हम प्रतिबिंब का निर्धारण करते हैं जिसे हम किनारे के द्वारा देख सकते हैं। तो सबसे पहला है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो हमने कहा कि अनंत, जब वस्तु इस एरिया के बाहर जब वस्तु की कल्पना करेंगे तब हम समझेंगे वस्तु अनंत पर स्थित है। तो अनंत पर वस्तु स्थित होने के लिए सबसे पहले हम एक वस्तु की कल्पना करते हैं। एक वस्तु की कल्पना करते हैं। यह एक वस्तु है जिसमें चलिए तो आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो हम अनंत से एक समांतर प्रकाश को मुख्य अक्ष के समांतर लाते हैं। एक समांतर प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर लाते हैं। बच्चों हम इसे डिफरेंट कलर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। हम अनंत से एक प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर लाते हैं जो दर्पण पर आपतित हुई है। बच्चों हम यह जान चुके हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। अब बच्चों की प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कम से कम 2 किरण की आवश्यकता होती है। तो एक और किरण को हम मुख्य अक्ष के समांतर गुजारते हैं जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। इस प्रकार दोनों किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पर आकर मिलती है। तो प्रतिबिंब का यही तो परिभाषा होगा। जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरण निकलकर दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। बच्चों यहाँ पर प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है, वास्तव में मिल रही है, समझा ना? इसलिए इसमें यह जो प्रतिबिंब बनेगा यह वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो बच्चों इस प्रकार हम जाने कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अवतल दर्पण में फोकस पर बनेगा। अब हम चलते हैं प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा या काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा। तीसरा प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होगा या वस्तु से छोटा होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? वस्तु जब अनंत पर हो, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। हम यहाँ लिख सकते हैं प्रतिबिंब
फोकस पर, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब चूंकि वस्तु या बच्चों यहाँ पर प्रकाश की आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती है, इसलिए यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा। यह प्रतिबिंब जो होगा वह वास्तविक होगा। और जो वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में हम जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब जो भी होता है वह उल्टा होता है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, बच्चों हम देख रहे हैं कि वस्तु का आकार इतना बड़ा है तो इस प्रतिबिंब का आकार वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा है। प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा, प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा होगा। अब हम देखते हैं जब वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच स्थित हो। बच्चों हम अनंत और वक्ता केंद्र के बीच अर्थात अनंत ये हुआ, वक्ता केंद्र ये हुआ, इस दोनों के बीच जब हम वस्तु को क्या करते हैं तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। हमने वस्तु को अनंत और वक्ता केंद्र के बीच खड़ा कर दिया। अब हम इस वस्तु से कम 2 प्रकाश की किरण गुजारेंगे तब ही प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो सबसे पहले एक प्रकाश की किरण यहाँ से गुजारते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण गुजारते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। ये हो गया एक। अब दूसरा किरण कहाँ से गुजार सकते हैं? दूसरा किरण हम वक्ता केंद्र से भी गुजार सकते हैं, फोकस से भी गुजार सकते हैं और ध्रुव से भी गुजार सकते हैं, कहीं से गुजार सकते हैं। लेकिन जब प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन होगा तब जाके जहां मिलेगा वही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो हम यहाँ पर वक्ता केंद्र से गुजारते हैं। क्या प्रकाश की किरण यहाँ पर अभी कट रही है, क्या यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा? नहीं बनेगा, यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जब यह प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होगी तो हम जानते हैं कि वक्ता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र की दिशा में ही वापस लौटती है। अब यह किरण फिर वह वक्ता केंद्र की दिशा में ही वापस लौटेगी, तब जाकर के यहाँ पर कटेगी, तभी वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा यहाँ पर बनेगा। जहाँ पर कटेगा वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब ये वस्तु का प्रतिबिंब हुआ। तो जब वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। अब हम आते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति यानी वास्तविक होगा या सीधा या उल्टा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति पहले तो यह जानते हैं कि वास्तव में कट रही है रेखा, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। और देखो वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब उल्टा है। तो हम देखते हैं, इसमें लिखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति वक्ता केंद्र तथा एफ के बीच, एफ मतलब फोकस के बीच। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा, वस्तु के आकार से छोटा। इस प्रकार 2 स्थिति को हमने जान लिया। अब आते हैं तीसरा, जब वस्तु वक्ता केंद्र पर स्थित हो। वक्ता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु सी पर हम वस्तु को खड़ा करते हैं तब देखते हैं कहां पर प्रतिबिंब बना है। ये वक्ता केंद्र हुआ, इस पर वस्तु को खड़ा करते हैं और इससे 2 किरण को गुजारते हैं। पहला मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण फोकस से गुजरेगी। दूसरा किरण को हम या तो फोकस से गुजारेंगे या ध्रुव से गुजारेंगे। वक्ता केंद्र से नहीं गुजार सकते क्योंकि वस्तु वक्ता केंद्र पर ही स्थित है। तो हम गुजारते हैं, फोकस से गुजारते हैं। अब बच्चों हम जानते हैं यहाँ पर कट रहा है, ये परावर्तित तो किरण है लेकिन यह अभी आपतित किरण ही है। जब यह परावर्तित होगी उसके बाद जहाँ कटे वहीं पर प्रतिबिंब बनेगी। तो जब यह फोकस से जाती है तो हम जानते हैं फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन के बाद
मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई तो यह किरण जो है वक्रता केंद्र पर ही करती है। यह किरण जो है वक्रता केंद्र पर ही करती है, अर्थात वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर ही होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा। प्रतिबिंब जो वास्तविक कर रहा है इसलिए वास्तविक और वस्तु की अपेक्षा यह उल्टा है, इसलिए प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। जितना वस्तु है उतना ही प्रतिबिंब है। तो हम लिखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति में वक्रता केंद्र पर प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा। आकार वस्तु के बराबर का, वस्तु के बराबर। अब हम आते हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। बच्चों अब हम देखते हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अर्थात C और F के बीच। तो हम वस्तु को खड़ा करते हैं C और F के बीच। वस्तु को हम खड़ा करते हैं C और F के बीच। वस्तु को खड़ा करते हैं C और F के बीच। यहाँ पर वस्तु को हमने खड़ा किया। एक किरण को मुख्य अक्ष के समांतर गुजारते हैं। एक किरण को मुख्य अक्ष के समांतर गुजारते हैं जो फोकस से परावर्तित हो जाती है। दूसरी किरण को फोकस से गुजारते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर से तो जहां पर करती है वहां पर हम प्रतिबिंब बनाते हैं। अब हम इसमें लिखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब कहाँ बना? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा। प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु से बड़ा। अब हम आते हैं जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। तो वस्तु को हम फोकस F पर खड़ा करते हैं। एक किरण को मुख्य अक्ष के समांतर जो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। दूसरी किरण को ध्रुव की दिशा में ले जाते हैं जो उतना ही डिग्री का कोण बनाकर परावर्तित हो जाती है। जब इस किरण को हम आगे बढ़ाएंगे तो यह किरण जो है अनंत पर जा कटेगा। इस एरिया तक तो नहीं कट रहा है, यह अनंत पर कटेगा। इसलिए हम कह सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति जो है कहीं पर कटेगा तो वास्तव में कटेगा, क्योंकि दर्पण से इस ओर कटेगा और इस ओर कटने वाली किरण को वास्तविक प्रतिबिंब का प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होगा। वास्तविक और उल्टा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बहुत बड़ा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट छठा, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच स्थित करते हैं। यहाँ पर वस्तु को खड़ा करते हैं। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जो फोकस से गुजरेगी। दूसरी प्रकाश की किरण को हम वक्रता केंद्र से गुजारते हैं।
वक्रता केंद्र से गुजरती है। तो वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से ही लौटती है। बच्चों अब यहाँ हम देखते हैं कि जब इस किरण को हम पीछे की आगे ले जाएंगे तो यह कभी भी आपस में नहीं कटेगी, क्योंकि यह फैल दी जाती है। लेकिन अगर हम इस किरण को पीछे की ओर मिलाएंगे तो यह एक ऐसा बिंदु आएगा जहां पर दोनों मिलती हुई प्रतीत होगी। यहाँ पर यह किरण मिलती हुई प्रतीत होती है, और जहां पर प्रकाश की किरण दोनों किरण मिलती हुई प्रतीत हो रही है, वहां पर ही इस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। अब बच्चों हम देखते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति जो है वह कहाँ है, दर्पण के पीछे। तो हम प्रतिबिंब की स्थिति में लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब जो है, जो भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है वह प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। हम लिखेंगे और सीधा भी है। प्रतिबिंब की प्रकृति काल्पनिक तथा सीधा, काल्पनिक तथा सीधा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा, वस्तु के आकार से बड़ा। इस प्रकार हमने जाना अवतल दर्पण में विभिन्न स्थितियों पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम देखेंगे उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब।